जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एनसीईआरटी के सभी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और आप चीज़ों को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शंकरन नाम के एक बच्चे से। एक दिन क्या होता है कि शंकरन जो है सो के उठता है और जल्दी से सो के उठ जाता है, क्योंकि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब दादा दादी जो थे, वो जाने वाले थे वोटिंग के लिए। तो वो उनके जो दादा दादी थे, जब वो सो के उठा तो देखता है कि उसके जो दादा दादी थे वो पहले ही अपना उठ के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी पोलिंग बूथ पर पहुंचना था। तो वाई शंकरन वांटेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड। अब शंकरन जो था बहुत मतलब इसके अंदर जानने की इच्छा हुई कि उसके जो दादा दादी हैं इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तो उसके जो ग्रैंड फादर थे वो बहुत ही पेशेंसफुली आराम से उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे, क्योंकि हम आज अपने रूलर्स को चुनते हैं और इसलिए ये जो दिन है हमारे लिए बहुत ही ख़ास हो जाता है। नाउ हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। अब हम इस चैप्टर में इस बात को जानेंगे कि कैसे कुछ लोग रूलर्स बन जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आज के समय में रूलर्स को जो है, अपने लीडर्स को, अपने नेता को, अपने शासक को जो है चूज़ करना बहुत ही आसान होता है। उसको हम वोटिंग का एक प्रोसेस होता है, उस वोटिंग प्रोसेस से हम अपने रूलर्स को चुनते हैं। ठीक है, जो कि आज की डेट में बहुत ही कॉमन है। लेकिन क्या आपने सोचा कि पहले के समय में जो रूलर्स हुआ करते थे उनको कैसे चुना जाता था, या वो कैसे राजा बनते थे, वो कैसे शासक बनते थे? तो चलिए हम 3000 ईयर्स एगो पहले चलते हैं, लगभग आज से 3000 साल पहले चलते हैं। तो जब हम आज से लगभग 3000 साल पहले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो था, जो राजा हुआ करता था, वो उस समय पे यज्ञ वगैरह जो है, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराते थे और उस यज्ञ में जो है आहुति देते थे। अब ऐसा वो क्यों करते थे? तो उसके पीछे का रीज़न है। वो होता क्या था कि जितना ही बड़ा उस समय पे राजा होता था उतना ही बड़ा वो अश्वमेध यज्ञ कराता था। अब उस यज्ञ में क्या होता था कि एक जो राजा होता था वो अपने अपने एक घोड़े को अपने साथ, उस घोड़े के साथ कुछ जो है अपने आदमियों को, है ना, छोड़ देता था, और वो घोड़ा जो था उन्हीं आदमियों के देख रेख में जो है अपना विचरण करता था, मतलब घूमता था। और अगर वो घूमते घूमते किसी अन्य राज्य में चला गया, किसी और शासक के क्षेत्र में चला गया, और उस शासक ने उस घोड़े को अपने क्षेत्र में विचरण करने दिया, मतलब घूमने दिया, कोई रोक टोक नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता था कि उस शासक ने उस राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है, या उस राजा को अपने से बड़ा मान लिया है जो यज्ञ करा रहा है, जिसका वो घोड़ा है। लेकिन अगर उस शासक ने उस घोड़े को, उस राजा ने अपने उस घोड़े को जो है बंधक बना लिया, या अपने राज्य में उसको चरने नहीं दिया, घूमने नहीं दिया, तो इसके बाद फिर क्या होता था, उस राजा को
जो राजा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसके साथ उसको युद्ध लड़ना पड़ता था, बैटल लड़ना पड़ता था, और उस बैटल में जो जीतता वो वही जो है बड़ा राजा कहलाता था। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। ठीक है, ये तो अभी हमने बताया आपको कि अगर जैसा कि अभी हमने बताया कि उस घोड़े को अपने राज्य में विचरण करने दिया, इसका मतलब क्या होता था कि वो उस राजा की अधीनता को स्वीकार करता है, उसको अपने से बड़ा मानता है। ठीक है, और फिर क्या होता था, वही राजा जो है उसको बहुत सारे उपहार लाता था। कौन राजा? जिसके क्षेत्र में वो घोड़ा जो है घूम रहा था, और उस घोड़े को उसने बंधक नहीं बनाया बल्कि अपने राज्य में घूमने दिया, इसका मतलब कि वो उस राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और फिर जब अधीनता स्वीकार कर ली, उसको अपने से बड़ा मानने लगा, तो फिर वो उसके लिए उपहार भी लाता था, गिफ्ट्स वगैरह भी लाता था। और इस तरह से वो राजा जिसने यज्ञ कराया, जिसने आहुति दी यज्ञ में, उसको पावरफुल मान लिया जाता था, और उसको बाकी सभी लोग, बाकी जो अन्य छोटे छोटे राजा होते थे, उसको क्या करते थे? उपहार लाते थे, तोहफे लगाते थे। भाई चलो तुम आप बड़े राजा हो, मैं आपको ये गिफ्ट भेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी दीनता को स्वीकार कर लेते थे कि हाँ हाँ भाई आप बड़े राजा हैं, आपका ये घोड़ा है, आपका घोड़ा हमारे क्षेत्र में आया था, विचरण कर रहा था, और आपको हम बड़ा मानते हैं, इसलिए मैं आपके घोड़े को नहीं तंग करूँगा, नहीं परेशान करूँगा। इस तरह से उसको बड़ा मान लेते थे। फिर क्या होता था, इस यज्ञ में जो ये यज्ञ होता था अश्वमेध, उसमें राजा जो था वो सेंट्रल फिगर था। सेंट्रल फिगर का मतलब क्या होता है? मेन व्यक्ति जो था वो कौन था? राजा था। उसी के इर्द गिर्द सब, मतलब उसी के संबंध में सारी चीज़ें होती हैं। जो रिचुअल्स होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, सब उसी को ध्यान में रख कर, उसी को मुखिया मानकर सारी प्रथाएं की जाती हैं। और साथ ही साथ उसके लिए एक विशेष प्रकार की सीट तैयार की जाती है, स्पेशल सीटिंग की व्यवस्था की जाती है। वो जो है टाइगर के, उसको जो चीता होता है ना, बाघ, उसको उसकी खाल पे बैठाया जाता था। और उसका जो चैरियटियर होता है, चैरियटियर मतलब होता है कि उसका सारथी, जो रथ चलाने वाला होता है, वो उसको सारथी बोलते हैं। तो जो उसके साथ युद्ध में पूरा साथ साथ घूमा था, वो उसकी प्रशंसा करता है कि कैसे महाराजा ने जो है, कैसे लोगों को मारा, कैसे जो है सबको धराशायी कर दिया। हाँ, उसकी खूब गुणगान करता है, खूब प्रशंसा करता है उसकी। तो his relatives, especially his wives and sons, had to perform variety of minor rituals। और साथ ही साथ जो राजा की पत्नी और राजा के जो बेटे, पुत्र वगैरह पुत्रियां होते थे, उनको भी जो है बहुत सारे प्रथाएं करनी पड़ती थीं, बहुत सारे जो है रिचुअल्स करने पड़ते थे। ठीक है। और बाकी जो दूसरे राजा थे वो क्या थे? वो स्पेक्टेटर्स थे, मतलब वो सब अपना बैठ करके इन सारी चीज़ों को देख रहे होते थे। ठीक है। एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। कुछ साधु लोग होते थे जो कि रिचुअल्स को कराते थे। अब ये प्रथाएं कौन, जो रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी जो धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हो आप, पूजा पाठ संबंधी चीज़ें हो रही हैं, इनको कौन करा रहा है? प्रीस्ट करा रहा है। ठीक है। वो जो है राजा के ऊपर एक पवित्र पानी होता है, वाटर, सेक्रेड वाटर, जिसको गंगा जल आप कह सकते हो, उसको छिड़कते थे। बाकी जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, है ना, जैसे विश हो गए, वैश्य हो गए, ये सब भी राजा के लिए गिफ्ट वगैरह लाया करते थे। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रा, जिनको हम उस टाइम पे शूद्रा वगैरह भी कहते थे, शूद्र की संज्ञा दी गई है उनको।
बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। उनको रिचुअल्स में उनको आने का राइट नहीं था। ठीक है, अब ऐसा क्यों था इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो इस पॉइंट से क्या क्लियर हो गया कि भाई उस समय राजा बनने की प्रक्रिया जो है थोड़ी सी अलग थी। राजा कौन बनता था? राजा वही बनता था जो अश्वमेध यज्ञ कराता था। मतलब कि अगर कोई राजा है वो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या है, वो अपना घोड़ा भेज दिया, घोड़ा चल रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है और दूसरे राज्य भी उसके घोड़े को चलने दे रहे हैं। इसका मतलब वे उस राजा को अपने से बड़ा मान रहे हैं और वो एक पावरफुल जो है राजा बन चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों जो शूद्र होते थे उनको रिचुअल्स के बाहर रखा जाता था। सॉरी। तो देखिए क्या है, उस समय की जो सोसाइटी थी उसको मेनली 4 वर्नाज, मतलब उसको हिंदी में हम लोग वर्ण बोलते हैं, ग्रुप बोल सकते हो आप। तो सोसाइटी जो थी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, शूद्रास बोलेंगे इंग्लिश में। जिसमें जो ब्राह्मण्स वगैरह थे ये इनका काम था स्टडी करना, ठीक है, और वेद वगैरह को पढ़ना, है ना, यज्ञ कराना और पूजा पाठ कराना, और साथ में ये सब जब वो कराते थे तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिला करते थे। और जो क्षत्रिय होते हैं ना उनको ऐसा माना जाता था कि वो युद्ध लड़ते हैं और वो लोगों की सुरक्षा करते हैं। मतलब जो क्षत्रिय थे वो उनका काम ये था कि युद्ध लड़ना, बाहरी कोई आक्रमण हो रहा है तो उस आक्रमण से लोगों की सुरक्षा करना। फिर आपके वैश्य हो गए, इनका काम था भाई, फार्मर का भी ये काम करते थे। इसमें हर्डर्स भी होते थे, ट्रेडर्स भी होते थे। मतलब ये जो ट्रेडर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, ये सभी किस में आ गए? ये वैश्य में आ गए। जो मतलब जो वैश्य थे वो खेती भी कर सकते हैं, पशुओं को भी पाल सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। शूद्र क्या करते हैं? अब ये जो शूद्र हैं ये जो 3 कैटेगरी हो गए आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका काम था इन लोगों की सेवा करना। ठीक, तो इस तरह से हमारा समाज जो था 4 ग्रुप में डिवाइडेड था। तो और इसी रीजन से चूँकि इनका काम था इन सब की सेवा करना, तो ये सबसे निचले वाली कैटेगरी में आते थे। इसलिए इनको उन पूजा पाठ में, यज्ञ वगैरह में इनको भाग लेने नहीं दिया जाता था। ठीक। अब हम बात कर लेते भाई, देखो राजा बन गया, ठीक है, तो राजा बन गया, तो राजा जो बना तो वो किसी क्षेत्र का राजा बनेगा। उस क्षेत्र को उस टाइम पे जनपद बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? जनपद कहा जाता था। ठीक, किसको जनपद बोलते हैं? आज के डेट में जो हम लोग स्टेट, कंट्री ऐसे जानते हैं, उस टाइम पे जनपद हुआ करते थे। ठीक, और उस जनपद में रहने वाले लोगों को जन कहा जाता था। तो अब जो राजा जिसने सेक्रीफाइस किया, आहुति दी यज्ञ में, है ना, उसको पहचान मिल गई एज अ बीइंग ऑफ राजाज ऑफ जनपद आज, वो जनपद का राजा कहा जाने लगा। ठीक है, रेदर देन जनर्स। द वर्ड जनपद literally means the land where the raja set its foot and settled down। अब जनपद क्या है? जनपद वो जगह है जिस एरिया में राजा जो है शासन कर रहा है और उस एरिया के सभी लोग उस राजा के अंडर में हैं, तो उस पूरी एरिया को जनपद नाम दे दिया जाता था। और ऐसे बहुत सारे जनपद के अलग अलग नाम भी मिलते हैं। ठीक है, Some important जनपद्स आर शोन ऑन मैप नंबर 4, पेज नंबर 45। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ जनपद के नाम भी मिलेंगे पेज नंबर 45 पे। आइए कुछ जनपद के बारे में बात करें भाई, कौन कौन से जनपद। देखो इस समय आपके जो जनपद थे, गांधार, कुरु, ठीक है, और ये है आपका पंचला, कोसला, वज्जी, है ना, मगध, अंग,
अवंती, ये सब क्या है? ये सब आपके जनपद के नेम हैं। इस तरह से उस टाइम पे जनपद हुआ करते थे। ठीक। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो चीज़ों को ज़मीन से खोद के निकालते हैं, उनको इन जनपदों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दी जनपदास, सच एज पुराना किला जो है दिल्ली में है, वहाँ से इनको बहुत सारे अवशेष मिले हैं, सेटलमेंट्स मिले हैं। हस्तिनापुर से बहुत सारे मिले हैं, मेरठ के आसपास से बहुत सारे मिले हैं चीज़ें इनको। अतरंजी खेड़ा जो है नियर एटा, एटा में एक है आपका अतरंजी खेड़ा, वहाँ पे जनपद में रहने वाले जो लोग थे उनके अवशेष इनको मिले हैं। अब क्या क्या चीज़ मिले हैं? दे फाउंड पीपल लिव्ड इन हट्स, मतलब इनको जब उनको जो है झोपड़ियों के निशान मिले हैं। एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, मतलब इनके अनुसार उस समय जो जनपद थे, उस समय वहाँ पे जो लोग रहते थे वो जो उस समय के सेटलमेंट्स मिले हैं। मतलब इस बात से ये कहते हैं कि जो सेटलमेंट्स मिले हैं उसके आधार पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ, इस जगह पर उस टाइम पे जनपद हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे लोगों के रहने के निशान मिले हैं। जैसे कुछ लोग झोपड़ियाँ बना के रहते थे, है ना, उन झोपड़ियों में वो जो है एनिमल्स को पालते थे, रखते थे वहाँ पे। और साथ ही साथ वो बहुत सारे क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ली, पल्सेज, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई, उस समय पे जनपद रहा करते थे। ये बात झूठी नहीं है, ये बात सच है। ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट प्रूफ देते हैं। तो उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया है, और उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे अर्थन पार्ट भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है। और उसमें जो कुछ पॉट्स ऐसे हैं जो ग्रे कलर के मिलते हैं, और बाकी जो हैं वो कौन से हैं? रेड कलर के हैं। मतलब कि जो सम है, सम का मतलब क्या हो गया? कुछ कुछ आपके ग्रे कलर के हैं, बाकी जो सब क्या हैं? वो रेड कलर के हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम किस कलर के हैं? रेड कलर के हैं। तो क्वेश्चन भी देखिए आपसे पूछ सकता है कि भाई बताइए, जो जनपद मिले हैं आपके, तो वहाँ पे किस टाइम के जो है किस कलर के मिट्टी के बर्तन यूज हुआ करते थे? आप बताओगे सर ग्रे कलर के तो यूज हुआ करते थे कुछ मात्रा में, बाकी जो ज़्यादातर यूज हुआ करते थे वो रेड कलर में यूज हुआ करते थे। ठीक है। और वहाँ पे एक स्पेशल जो है पॉटरी मिला है एट द साइड्स, इज़ नोन एज पेंटेड, ये तो पढ़ा अभी हमने। एज इज़ obvious from the name, these grey pots had painted designs, इसमें पेंटेड डिज़ाइन भी होती थी। ठीक है। और उस डिज़ाइन में बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं थी, बहुत ही सिंपल लाइंस वगैरह थे, और कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न बने हुए थे, जैसे अभी आप एक एग्जांपल में ये देख सकते हो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टूट गया है, इसको जोड़ा गया है, लेकिन आप यहाँ पे आप जो डिज़ाइन बने हुए हैं देखो, आप उन डिज़ाइन को आप बहुत ही अच्छे ध्यान से आप देख सकते हो। ठीक है। अब क्या हुआ कि 3000 ईयर्स एगो हमें जनपद मिले, और फिर क्या हुआ जब हम 2005 ईयर्स एगो आते हैं, लगभग 500, जैसे भी मान लो थोड़ा सा, ये अब मैं आपको क्लियर कर दूं भाई। देखो हम लोग, ये है आपका बीसी। ठीक है। बीसी हम लोग यहाँ पे हैं अभी, और हम लोग मान लो यहाँ पे हैं। ये हो गया भाई आपका 1000, ये हो गया 2000, हम लोग 2000 के बाद चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है। और इधर आप आ गए तो 1000, इधर मान लो 2000, 3000। तो अब वापस आओ, आप 1000 साल पहले आए, 2000 साल पहले आए, 3000 साल पहले आ गए आप। ठीक। 1000, 2000, ये हो गया आपका
3000 और बीच में इसको डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 2500, क्या होगा 2500 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमको जनपद के निशान मिलते हैं, लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा आगे पीछे आते हैं 500 साल बाद, क्या होता है, महाजनपदों का शुरुआत हो गया। मतलब महाजनपद में क्या होता है कि वही जो छोटे छोटे जनपद थे वो आपस में मिल करके क्या बनने लगे, महाजनपद बनने लगे। ठीक है, तो सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप नंबर 4। अब ये जो महाजनपदा थे, अधिकतर जो महाजनपद होते थे उनकी अपनी कैपिटल सिटी होने लगी, मतलब अब ये अपनी राजधानी बनाने लगे। ठीक है, देखो अब कैपिटल सिटी की बात हम लोग जनपद में नहीं मिला हम लोगों को, इसका मतलब क्या है कि उस समय जनपद जो हुआ करते थे उस समय कैपिटल सिटी नहीं थी। उस समय जनपद का मतलब क्या, छोटे छोटे क्षेत्र। लेकिन महाजनपद में क्या हुआ, बहुत सारे जैसे जनपद थे, है ना, ठीक है, ये 3 जनपद को मिला करके एक महाजनपद बन गया। ठीक है, तो वही जो राजा थे आपस में लड़ गए, लड़ करके जो कमज़ोर राजा होंगे उनको हराए होंगे, उनके क्षेत्र को कब्जा कर लिए होंगे और एक बड़ा जनपद बन गया होगा और उसको नाम दे दिया गया होगा महाजनपद। ठीक है, और फिर वो अपनी एक कैपिटल सिटी बनाए, मतलब उसमें अभी क्या होगा कि बहुत सारे महाजनपद जो थे उनके पास कैपिटल सिटी बनने लगी अब। और बहुत से जो है मैनी ऑफ दिस वर फोर्टिफाइड। और अब क्या हुआ कि अब वो अपने जनपद को, महाजनपद को फोर्टिफाइड करने लगे, मतलब किले बंदी करने लगे, मतलब वो अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवालों से घेरने लगे। ठीक है, और ये दीवारें जो है पत्थर की बनी होती थी, ईंटों से बनी होती थी। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होता था कि इससे इस दीवार को बनाने से, किलेबंदी करने से वो अपने जनपद को, महाजनपद को दूसरे जो अटैकर्स थे उनसे सुरक्षित करते थे। और साथ ही साथ अब उस रेंज के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़े ही आराम से उनको कंट्रोल कर सकते थे। और ये इसलिए भी किया जाता था क्योंकि जो जो राजा जितना बड़ा उसका किला होता था, जितना बड़ा जो है जितनी अच्छी प्रकार से अपने जनपद को फोर्टिफाइड करता था, उससे उसकी पावर का भी पता चलता था कि भाई ये राजा तो बहुत पावरफुल है, देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवार बना के रखा है, कितना पैसा खर्च किया है ना। शान शौकत का पता चलता था, उसके वेल्दी होने का पता चलता था। तो बाहरी जल्दी अटैकर्स उस पर अटैक भी नहीं करते थे। ठीक है, और जो दीवारें होती थी बड़ी लार्ज, बड़ी ऊंची और बड़ी इम्प्रेसिव वॉल्स होती थी अराउंड देयर सिटीज़, उसके शहरों के चारों तरफ। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली बाय द किंग। और क्या होता था कि उस शहर के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो उसके कंट्रोल में भी होते हैं। अब उन बिल्डिंगों को बनाने के लिए, उन ऊंची ऊंची दीवारों को बनाने के लिए क्या होता था, बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी। बहुत सारे आपके लाखों करोड़ों स्टोन्स, ब्रिक्स लग जाते थे, बहुत सारे लेबर वगैरह लगते थे, बहुत सारा पैसा खर्च होता था। तो अब क्या हुआ कि अब उतनी बड़ी बड़ी दीवार बनानी है, तो बनाने के लिए पैसा तो चाहिए उनको। तो पैसा कहाँ से जो है वो इकट्ठा करेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा करने के लिए अब उन्होंने एक नया सिस्टम लाया। अब वो क्या करने लगे, टैक्स लगाने लगे। ठीक है, अब वो साथ ही साथ अब वो क्या करने लगे, टैक्स लगाने लगे। अब जब उनके पास पैसा आने लगा और उनको अपनी आर्मी को मेंटेन भी करना होता था साथ ही साथ। ठीक है, देखो भाई दीवार बनानी है तो वो तो बनानी है, साथ ही साथ वो अब आर्मी भी रखते थे ना, आर्मी भी रखते थे। उस आर्मी को जो है उनको मेंटेन करना था, उनको सैलरी देना होता था। ठीक है, तो इसलिए अब वो क्या करने लगे, टैक्स वगैरह लगाने लगे।
तो मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, यू विल रीड सम मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर नंबर 8। अच्छा, वो अपनी सैलरी वगैरह जो है कैसे पेमेंट करते थे सोल्जर्स को सैलरी पेमेंट करते थे वो पंच मार्क सिक्के, मतलब वो कॉइन्स भी बनाने लगे अब। ठीक है, जब हम महाजनपद काल में आते हैं तो क्या देते हैं कि उस टाइम पे वो कॉइन्स वगैरह भी बिल्डअप करने लगे। तो इस तरह से आपने ये पढ़ा यहाँ पे, इस चीज़ में यहाँ पे ये समझा कि महाजनपद जो थे वो लगभग 2500 साल आते हैं, साल बाद महाजनपदों का विकास होता है। उसके पहले हम देखते हैं कि उस समय जनपद हुआ करते थे। अब जब वो महाजनपद बना लिए तो अपनी कैपिटल सिटी भी बनाने लगे, और जब वो कैपिटल सिटी बनाने लगे तो उसको क्या करने लगे, वो फोर्टिफाइड करने लगे। फोर्टिफाइड मतलब उस शहर के चारों तरफ किलेबंदी करने लगे। ठीक है, किलेबंदी करते थे, और साथ में साथ दूसरे जो अटैकर्स थे उनसे बचने के लिए और दूसरे राज्यों को कब्जा करने के लिए वो आर्मी भी रखने लगे। और अब जब वो आर्मी रखते थे तो उस आर्मी को मेंटेन करना होता था, उसको सैलरी देनी पड़ती थी। तो सैलरी वो देने के लिए क्या कर रहे थे, पंच मार्क कॉइन्स बनाने लगे। ठीक है, और हम बाद में देखेंगे कि इन सभी चीज़ों के लिए धन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फोर्टिफाइड करना है, किले बनाना है, आर्मी रखनी है, अपने शासन को चलाना है, तो अब उनको जो है धन की बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। तो अब वो क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, they need more resources. ठीक, अब उसको बड़े बड़े फोर्ट बनाने हैं, आर्मी को मेंटेन करनी है, तो उसको रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब पैसा। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और उनको ऑफिशियल्स भी चाहिए, ऑफिस में काम करने लोग चाहिए। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of Janpada, they started collecting regular tax. तो अब वो क्या करने लगे, अब जो है वो उनका काम गिफ्ट वगैरह, जो पीपल उनको, जो लोग उनको गिफ्ट वगैरह देते थे, जो दूसरे राजा गिफ्ट देते थे, उससे उनका काम चलने वाला नहीं था। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इन गिफ्ट के अलावा, तो जान गए कि भैया इस गिफ्ट इन से हमें, इन उपहारों से हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया वो क्रॉप्स पे टैक्स लगा लिए कि भाई अब आप क्रॉप्स तो लगाओगे लेकिन उसका कुछ पार्ट मुझे दे दोगे। ठीक है, पहले तो वो जो उसको गिफ्ट मिलता था उसी से वो संतुष्ट हो जाता था, लेकिन अब वो संतुष्ट होने वाला नहीं है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो अब उसने क्या किया कि बोला भाई देखो, आप फार्मर से कहा कि भाई आप लोग क्रॉप्स ग्रो करो तो मुझे उसका कुछ पार्ट दे दो। क्राफ्ट्स पर्सन, जो लोग बनाने वाले, हाथ से बनाने वाले जो बुनकर वगैरह थे, जो चीज़ें बनाते हैं हाथ से, जैसे मिट्टी के पॉट्स कोई बनाता है, कोई कपड़े सिलते हैं, कोई लकड़ी के कुछ चीज़ें बनाता है, उनसे इन्होंने कहा भैया आप भी मुझे टैक्स दे दो, आप जो अपना चीज़ बनाओगे बेचोगे जितना पैसा मिलेगा उसका कुछ पार्ट आप मुझे दोगे। ठीक है भाई, तभी तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। हर्डर्स, जो पशुपालक थे, उनको भी कहा भाई आप भी अपने पास एनिमल्स रखते हो तो उन एनिमल से जो चीज़ें आपको मिलती हैं उसको जो आप बेचते हो उससे भी जो पैसा मिलेगा उसको मुझे दे दो। और उसने जो व्यापार होता था, जो ट्रेडर्स व्यापार करते थे उन पे भी टैक्स लगा दिया, भैया आप कहीं जाओगे दूसरे देश में, वहाँ से कोई चीज़ लाओगे तो उसका भी हम टैक्स लगेगा, जो आप बेचोगे, जो आपको इनकम होगी उस पर भी टैक्स देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो शिकारी होते थे, गैदरर्स होते थे, जो जंगल में जो चीज़ें मिलती थी, जो फॉरेस्ट से बहुत ही कीमती चीज़ें मिलती हैं ना भाई, तो वो जो चीज़ें इकट्ठा किया करते थे, उनसे राजा ने कहा भाई आप भी टैक्स दो, आप भी जो चीज़ें मिलती हैं आपको उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दो। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ से वो जो है क्या इकट्ठा करता था, मनी। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं सोर्स ऑफ मनी। ठीक, वेल्थ, सोर्स ऑफ वेल्थ भी कह सकते हो। तो इस तरह से राजा पैसा इकट्ठा करने लगा महाजनपदाज में।
ठीक। जनपदाज में हम लोग नहीं देखते हैं ये सब चीज़ें कब शुरू होती हैं? लगभग 2500 साल पहले। और 3000 साल पहले हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर में चेंज आता है। ठीक। एग्रीकल्चर में क्या चेंज आएगा? तो अभी हमने क्या देखा, क्या क्या चेंज हुआ अभी? अभी हमने पढ़ा पहले कि वो राजा कैसे बनते हैं, फिर हमने पढ़ा कि भाई जनपदाज क्या होता है, जनपदाज के बाद हमने पढ़ा कि भाई जनपद से महाजनपद बने, फिर महाजनपद बने तो जो है टैक्स वाली भी व्यवस्था आ गई, किलों की भी व्यवस्था आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी चेंज हो गया है ना। क्या चेंज हो गया भाई? यहाँ पे दो मेजर चेंजेस मिलते हैं इन एग्रीकल्चर में। कौन से दो मेजर चेंज मिलते हैं? तो भाई पहला था, वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर्स। यहाँ पे पहला जो चीज़ आ गई भैया, लोहे के प्लग्स आ गए। प्लग्स मतलब क्या? वो जिससे मिट्टी को लूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन से आ गए? आयरन वाले आ गए। तो भाई पहले कौन से प्लग यूज हुआ करते थे? पहले यूज हुआ करते थे लकड़ी के, वुड के प्लग यूज हुआ करते थे। ठीक। जिससे खेतों की जुताई होती है। तो वुड वाले जो, अब आप ही बताओ इसमें कौन स्ट्रांग है, वुड स्ट्रांग है कि आयरन? तो आप बेसिक सी बात है कि वुड जो है कमज़ोर है, आयरन स्ट्रांग है। तो ये क्या ज़्यादा मिट्टी खन पाएगा? ये हार्ड सॉइल को जो है नहीं खन पाएगा ये। इससे हार्ड मिट्टी की जुताई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अब इन्होंने ये आयरन प्लग्स का जब यूज किया तो हार्ड मिट्टी को भी वो आराम से प्लगिंग कर सकते थे। ठीक है। हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लग शेयर। अब जो क्लेई सॉइल थी जो कि बहुत हार्ड होती है जब सूखती है, तो उसको भी उन्होंने जो है टर्न कर लिया, मतलब खेती के लायक बना दिया। ठीक है। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। अब क्या हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह पे खेती करने लगे। जहाँ पहले जुताई नहीं हो पाती थी, अब वो वहाँ पे जुताई करके जो है क्रॉप्स ग्रो करने लगे। सेकेंड, पीपुल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अरे अब वो क्या हुआ, अब वो पैडी को ट्रांसप्लांट भी करने लगे। ठीक है, स्किल्ड हो गए वो। पहले क्या होता था, जो धान होता था ना, वो उसको ट्रांसप्लांट नहीं करते थे, ऐसे ही खेतों खेतों में छींट दिया करते थे और धान जमता था, जो पैदा होता था, बाकी नहीं था। अब क्या करते थे, अब वो पहले वो एक जगह पे जो है धान का बीज उन्होंने छींटा, अब जो थोड़े थोड़े वो बढ़ गए तो इनको उठा करके क्या हुआ, बड़े से जगह में ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक। जिसके यहाँ धान की खेती होगी वो जानता होगा। तो इससे क्या हुआ, पैदावार बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो वही जो हमने भी बताया कि वो बीजों को छिड़कने के अलावा उसको ट्रांसप्लांट करके, उखाड़ करके, खड़ी फसल को उखाड़ कर दूसरी जगह पे लगाना सीख गए, है ना। वही चीज़ अभी जो हमने बताया आपको। अब हम आते हैं क्लोजर लुक, मगध। अब हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। भाई मगध क्या है? इंग्लिश में मगधा बोलते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हिंदी में लोग मगध बोलते हैं। मगध के बारे में पहले मैप में देखो भाई, मगध है कहाँ पे। तो आओ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप पे। ये है आपका मगध। भाई एनसीईआरटी की जो बुक है भाई, मानना पड़ेगा, इतना बढ़िया इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने अब अभी तक किसी भी बुक में नहीं पढ़ देखा है। और एनसीईआरटी जो पढ़ लिया ना, उसकी लाइल भाई हो गई झिंगा लला। क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे जो बड़े बड़े कंपटीटर्स पढ़ते हैं भाई। आप तो स्टूडेंट हो, जो आईएएस पीसीएस करने वाले हैं ना, वो पढ़ते हैं एनसीईआरटी। इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी जो डिटेल में पढ़ लिया भाई, उसकी लाइफ हो गई झिंगा लगा। तो देखो क्या है मगध, ये है आपका मगध। कहाँ पे है भाई ये है आपका जो गंगा रिवर
है ना, गंगा रिवर और सोन रिवर जो है इसी के रीजन में आपका मगध है। यहाँ पे गंगा रिवर भी बहती है, सोन रिवर भी बहती है, ठीक है। पटना बिहार के आसपास का जो एरिया है ना, सोनभद्र, ये वही आपका मगध है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात कर लें भाई, हम लोगों ने मैप तो देख ही लिया, मैप देख लिया, अब चलो आगे चलते हैं। तो मगध जो था ना भाई, उस समय पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनपद था, महाजनपद था, ठीक है। कब? इन अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 साल तक, ठीक है। क्या? मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट, मतलब 200 सालों के अंदर, 200 सालों के अंदर वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है महाजनपद बन गया। और मेनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन, ठीक है, तो ये तो मेन रिवर हैं, इसके अलावा बहुत सी मेन रिवर्स हैं, वो उस जनपद से फ्लो करती थी। तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है भाई, जब किसी जनपद से रिवर फ्लो करेंगे तो उस समय जो यातायात के जो साधन थे, जो ट्रांसपोर्ट होता था, सामान वगैरह एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया करते थे लोग, तो वो बोट और शिप्स के माध्यम से होता था, ठीक है। उस समय पक्की सड़कें नहीं थी उतनी, उस समय पे सबसे आसान तरीका था। आज के समय में भी वाटर जो है सबसे ईजीएस्ट और सबसे मतलब चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। तो उस समय जो है ट्रांसपोर्ट के लिए इनको पानी मिल जाता था, पानी से वो यात्रा करते थे, है ना। और उनको जो है अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी भी मिल जाता था। तीसरा, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, ये जो नदियाँ थीं अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेके आती थी, फर्टिल चीज़ें लेके आती थी, है ना। तो इससे क्या होता था, उनकी जो ज़मीन थी उस जगह की बहुत ही उपजाऊ थी, बहुत ही फर्टाइल थी, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होता था उसमें। और साथ ही साथ जो मगध वाला रीजन था ना, वो बहुत ही फॉरेस्टेड था, मतलब बहुत सारे वहाँ फॉरेस्ट थे। तो क्या होता था वहाँ पे, उस फॉरेस्ट में बड़े 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 एनिमल्स जैसे एलिफेंट हो गए रहते थे वहाँ पे, ठीक। तो ये लोग क्या करते थे, मगध वाले बड़े चालाक थे भाई, ये एलिफेंट्स को पालना शुरू कर दिया, उनको पालतू बना लिया, उनको एलिफेंट को जो है ट्रेन करते थे, अपने आर्मी में रख लिया उन्होंने, ठीक है। उस टाइम पे जिस आर्मी में जितनी ज़्यादा एलिफेंट होता था, उस वो आर्मी उतनी ही स्ट्रांग मानी जाती थी, क्योंकि वो भैया बैठ गए हाथी पे, है ना, 12 लगभग 8 10 12 फीट ऊपर बैठ गए, लो अब कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। अब वहाँ से वो आराम से तीर धनुष लेके आराम से चला रहे हैं ना, भाला फेंक रहे हैं तो भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो इस तरह से उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती थी। बहुत सारे वहाँ घोड़े होते थे, उनको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, अब वहाँ पे फॉरेस्ट से लकड़ियाँ भी मिल जाती थी घर बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए भी लकड़ियाँ मिल जाती थी, है ना, रथ बनाने के लिए भी लकड़ियाँ मिल जाती थी। इसके अलावा भाई क्या इतने ही थे, इसके अलावा और कोई लाभ नहीं था भाई। क्या लाभ था, उनको आयरन माइंस मिल जाती थी, ठीक है, या और माइंस मिल जाती थी। उस माइन से वो लोहे निकालते, है ना, तांबे निकालते, कॉपर निकालते, गोल्ड निकालते, बहुत सारी चीज़ें वो निकालते थे। और वो क्या हो गए, बड़े ही वेल्दी हो गए, और उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स हो गए भाई। जिसके पास लोहा ज़्यादा, उसके पास लोहे के टूल्स ज़्यादा हो गए, लोहे के अस्त्र शस्त्र ज़्यादा हो गए, है ना। तो उस समय जितने ज़्यादा जिसके पास अस्त्र होते थे भाई, आप युद्ध कैसे लड़ोगे, जब आपके पास अस्त्र रहेगा तभी ना लड़ोगे। तो उस टाइम पे क्या होता था, वहाँ पे मगध में ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटी इनको अवेलेबल थी, ठीक। तो भैया इनको यातायात के लिए पानी मिल गया, सिंचाई के लिए पानी मिल गया, उसी जंगलों से इनको हाथी घोड़े मिल गए, है ना, और वहाँ से उनको लोहे मिल गए, तो ये सारी चीज़ें उनको मिल गई, तो इसलिए ये बहुत बन गए बहुत पावरफुल। इनका उन्होंने खूब लाभ उठाया, अच्छी खेती की, बहुत ही वेल्दी हो गए। और भैया जो जितना ज़्यादा धन से बलवान, तो उसके साथ क्या है, लोग ज़्यादा ही रहेंगे, तो इनके पास आर्मी भी ज़्यादा थी, ठीक।
अब इनके पास आर्मी थी ज़्यादा, अब ये अपनी पावर बढ़ाते गए, दूसरे राज्यों को जीतते गए, कब्जा करते गए और हो गए भैया बहुत पावरफुल। ठीक, तो मगध है टू वेरी पावरफुल रूलर्स, इनके पास दो बड़े पावरफुल रूलर्स भी आए। एक आपके आए बिम्बिसारा, ठीक है, और एक इनका लड़का आया अजात शत्रु। इसमें भैया देखो शत्रु दिया हुआ है, हम लोग हिंदी में अजात शत्रु पढ़े हैं, सॉरी मुझे हंसी आ रही है, अजात शत्रु लिखा हुआ है ना थोड़ा सा हम जो हिंदी मीडियम वाले जब उसमें पढ़ते थे ना, अजात शत्रु लिखता था उसमें, और अजात शत्रु होता भी है, तो ये ठीक है अजात शत्रु ही बोलते हैं। अजात शत्रु इनका लड़का था बिम्बिसारा का, बिम्बिसारा को मार के फिर राजा बन गया। ठीक, तो क्या हुआ, who used all possible means to conquer the जनपदास, इसने वो सभी हथकंडे अपना लिए भैया। अजातशत्रु ने, कौन, अजातशत्रु ने वो सभी हथकंडे अपना लिए ताकि हम दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए इसने वो जितने भी हथकंडे यूज होने वाले थे वो सारे साम दाम दंड भेद सब इसने आजमा लिए। तो क्या हुआ भाई, महापद्मनंदा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। इसके बाद आया महापद्मनंद। कौन आया भैया, महापद्मनंद, ये आया इम्पोर्टेंट, अगला इम्पोर्टेंट रूलर। इसने क्या किया भाई, एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसने अपना जो कंट्रोल है वो नॉर्थ ईस्ट, यानी कि भैया आप जो आपका एरिया है ना, ये सिंध वाला, राजस्थान के बगल में क्या है, पाकिस्तान है ना, वो उधर उस टाइम पे सिंध हुआ करता था, उस एरिया को भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो भाई पूछेगा क्वेश्चन, कौन सा वो राजा है जिसने महाजनपद का वो पहला राजा कौन सा है जिसने नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में लिया, भाई तो महापद्मनंद था। पूछ देगा भाई महाजनपद मगध के 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स के नाम बताओ, तो बिम्बिसारा, अजातशत्रु और उसके बाद आ गए आपके महापद्मनंदा। ठीक, राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर, ये कहाँ पड़ता है भाई, बिहार में। राजगीर क्या है, ये उस समय पे कैपिटल सिटी हुआ करती थी, किसकी, मगध की। कई सालों तक रही, लेकिन बाद में इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र कहाँ भैया, ये आज की डेट में जो पटना पढ़ते हो ना आप, पटना, आरा हिले, पटना हिले, तो वही पटना है, ये बिहार में है, वहाँ पे आपका है ये। तो मोर देन 2003 ईयर्स एगो, अब लगभग 2300 साल पहले बाद नहीं, पहले एक रूलर आया, ठीक है, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ये रहता था भैया मैसिडोनिया इन यूरोप में। मैसिडोनिया कहाँ है, यूरोप में। भाई क्वेश्चन आज से पूछ देगा, भाई मैसिडोनिया कहाँ है, यूरोप में है। कौन सा रूलर आया था वहाँ से, अलेक्जेंडर। कहाँ आया था भाई, ये जो है थोड़ा सा हो गया, इसको बड़ा महत्वाकांक्षी था ये, महत्वाकांक्षी मतलब बड़ा इसके अंदर एक्साइटमेंट था, बहुत एक्साइटेड था कि भाई मैं पूरे वर्ल्ड को जीत लूँगा, है ना। कौन आज तक कोई वर्ल्ड को जीत पाया है क्या, तो ये थोड़ा सा आ गया भाई अहंकार में कि मैं पूरे दुनिया को जीतने चला हूँ। और इसने जीता भी, बहुत सारे चीज़ों लोगों को, पूरा इसने वेस्ट एशिया को जीत लिया। लेकिन जब ये आया इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में जब आया तो इसके जो सैनिक थे ना, ये बेचारे घबरा गए, क्योंकि इंडिया में जो है इतने पावरफुल लोगों से ये लड़ा, कि लड़ने के बाद जीता तो ज़रूर इसने, लेकिन इसके जो सैनिक थे भाई घबरा गए। बोलते सोचे कि भाई ये तो हम अभी इंडिया के बॉर्डर पर ही हैं, और इंडिया के बॉर्डर पर ही हमें इतने भयंकर युद्ध करने पड़ रहे हैं, जैसे पोरस हो गया, है ना। इतने महावीर सैनिक हैं, जो है लोग हैं, महादैत्याकार लोग हैं यहाँ पे भाई, है ना। इतना उसने लड़े, इतनी वीरता से, साहस के साथ लड़े हमारे इंडिया के लोग, कि इसके सैनिक घबरा गए बेचारे कि भैया इतना, अभी तो हम बॉर्डर पे हैं, अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। सुना है अंदर तो एक महापद्मनंद जो है, घनानंद नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है भाई। जब ये छिटपुट हमें इतना परेशान कर रही, तो वो इतना बड़ा राजा से हम कैसे लड़ेंगे। घबरा गया बेचारा, इसके सैनिक घबरा गए। तो इसके सैनिक क्या किए, मना कर दिए, बोले भैया हम नहीं जाएंगे, अब
अब हम इंडिया में नहीं जाएंगे, यहाँ तो हमारी हालत ख़राब कर दी, छोटे छोटे सैनिक, छोटे छोटे राजा हमारी इतनी हालत ख़राब कर दी। सुना है भैया इंडिया में बड़े बड़े राजा हैं, एक राजा हैं कौन से, घनानंद, बड़ा पावरफुल राजा था, वही महापद्मनंद का जो है पुत्र वगैरह रहा होगा, इस जो है पौत्र या कह सकते हो। तो इसकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया, भैया बोला मैं नहीं जाऊँगा, हम लोग नहीं जाएंगे। और अंत में जो है अलेक्जेंडर को निराश होकर के वापस आना पड़ा, और बेचारा वापस जाते जाते ही इंडिया में जो कोई खोखर जनजाति होती थी वही उसको लड़ा उससे, उसी में घायल हो गया, अब बेचारा मर गया इधर ही, वो अपने घर वापस भी नहीं जा पाया। तो भैया इसीलिए ज़्यादा पावरफुल होने का घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई स्टोरी आपकी अलेक्जेंडर की। अब हम भैया पढ़ते हैं एक क्लोज़र लुक ऑफ वज्जी। वज्जी देखा आपने? आप वज्जी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो मैप में, ये देखो ये वज्जी है यहाँ पे, ये रहा वज्जी, वज्जी वज्जी इधर आए वज्जी, ठीक है, मगध के ठीक ऊपर, मतलब वही जो वेस्ट बंगाल आज के डेट में है ना, वही है वज्जी। तो वज्जी के बारे में देख लिया, अब आइए वज्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और ये चैप्टर आपका क्लोज होने वाला ही है, ख़त्म ही होने वाला है, और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। भैया आप पढ़ते रहो, मज़ा आएगा, मुझे तो बड़ा ही इन्जॉय आ रहा है, आप कमेंट करना कैसा लगा आपको। तो वाइल मगधा बिकेम अ पावरफुल किंगडम, जब मगध जो है पावरफुल किंगडम हो गया, तो एक था वज्जी जिसकी कैपिटल थी वैशाली बिहार। वज्जी क्या थी? वज्जी विथ इट्स कैपिटल बिहार वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ना कुछ अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसको हम लोग गण बोलते थे, गण। अब हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं, गण क्या बोलते हैं हिंदी में? गण बोलते हैं ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? गना, तो गण बोलेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा गवर्नमेंट होता है भाई? गण गवर्नमेंट कौन सा होता है, या गना गवर्नमेंट कौन होता है? और इसको हम संघ भी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? गना या संघा, या फिर इसको गण और संघ बोलते हैं हिंदी में। तो अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी अलग थी भैया। कौन सी गवर्नमेंट थी? गण वाली, संघ वाली गवर्नमेंट। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बारे में जानते हैं। यहाँ पे ना कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता है। गणा में क्या होता है, इस वाले गवर्नमेंट में कोई एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर नहीं होती है। उस पावर को क्या होता है, अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है, और उन सभी लोगों को ही राजा बोलते हैं। मतलब यहाँ कोई एक राजा नहीं होता भैया, यहाँ राजाज होते हैं, यहाँ बहुत सारे राजा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पे? बहुत सारे राजा होते हैं, और वो सभी राजा साथ में मिल के ही परफॉर्म करते हैं। कोई भी रिचुअल्स, कोई भी प्रथा, कोई भी डिसीजन क्या करते हैं, वो साथ में मिल कर लेते हैं। मतलब उसमें सभी की इम्पोर्टेंट राजा की तरह ही होती है, लेकिन किसी एक के पास राजा की पावर नहीं होती है, ठीक। तो दे ऑल्सो मेट। तो इसमें एक थोड़ा सा और डिटेल समझा दूँ आपको। क्या होता है भाई, एक ये पूरा राज्य है, इस पूरे राज्य में एक व्यक्ति को राजा नहीं माना गया। बोला कि भैया 10 लोग हो जाओ, 5 लोग हो जाओ, और उन 10 लोगों के हाथ में ही पूरी पावर दे दी गई, ठीक। अब पूरी पावर क्या थी, बट गई किसके हाथ में? 10 लोगों के हाथ में। और ये जिन 10 लोगों के हाथ में पावर गई, उन सभी को राजा बोला जाएगा। भाई तुम भी राजा, 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 ठीक है, सब लोग राजा हो गए। लेकिन कोई चाहे अकेला कि मैं ही पूरी डिसीजन ले लूँ, तो भैया ऐसा नहीं है। ये सभी लोग मिलते थे, साथ में बैठते थे, ठीक है, डिस्कशन होता था, मंथन होता था, और सबकी सहमति बनती थी, तभी कोई डिसीजन हो पाता था। तो इस तरह से हो गया भैया, सॉरी। फिर क्या होता है, दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज। जो असेंबलीज में मिलते थे, बैठ सभाओं में मिलते थे, एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ। ये तो वही मैंने बताया आपको, वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वेयर अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर कोई दुश्मन उनके ऊपर आक्रमण कर दे तो क्या करेंगे?
वो मिलते थे, भैया चलो मीटिंग करो, आक्रमण हो गया है, हमला हो गया, वो मिलते थे, डिस्कस करते थे, क्या करना है अब, कैसे करना है ना। तो हाउएवर वोमेन दास एंड कामकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज। तो भैया इसमें कौन, इस असेंबली में जो होती थी असेंबली बैठक, इसमें भैया केवल अधिकार था पुरुषों को, और इसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। जो दास कैटेगरी के लोग होते थे, जो सेवा वगैरह करते थे, उनको कोई अधिकार नहीं था। जो काम करने वाले लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था भैया। इसमें अधिकार किसको था, केवल पुरुषों को, जो है ना, जो मिडिल क्लास के हैं, जो हायर क्लास के लोग हैं, उन्हीं को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। ठीक, तो भैया ये हो गई बात आपकी वज्जी, या वज्जी के बारे में, जो संघ गवर्नमेंट थी, गण गवर्नमेंट थी, उसके बारे में बात हो गई। ठीक, अब इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ, वज्जी फ्रॉम द वज्जी के बारे में एक दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय क्या है भैया, बुद्धिस्ट की फेमस बुक है, जो बुद्ध धर्म के लोग को मानने वाले लोग हैं, तो उस धर्म की एक फेमस बुक है दीर्घ निकाय। उसमें एक छोटी सी स्टोरी है, तो जिसमें विच अकाउंट सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्ध, जिसमें बुद्ध कुछ उपदेश देते हैं। दीज वर रिटन अबाउट 2300 ईयर्स एगो। इसको 2300 साल पहले लिखा गया था। तो इसमें बुद्ध कुछ उपदेश देते हैं, किसके बारे में, वज्जी के बारे में। क्या बताते हैं भैया, एक बार क्या हुआ, बुद्ध के पास, अब देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस दीर्घ निकाय में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक बार अजातशत्रु जो था वो वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। तो इसने क्या किया, उसने अपने मनिस्टर वस्सकार को नेम्ड वस्करा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। उसने वस्सकार को बुद्ध के पास भेजा कि भैया जाओ बुद्ध से कुछ अपना एडवाइस ले लो, कुछ सलाह मशवरा ले लो। तो बुद्ध ने पूछा कि भाई वज्जी के बारे में, कि बताओ कि क्या वज्जी लोग आपस में मिलते जुलते हैं, सभाएं वगैरह करते हैं। तो जब बुद्ध को ऐसा उत्तर मिला कि हाँ भाई वो लोग तो सभाएं करते हैं, वो मिलते हैं आपस में, तब जो है बुद्ध ने कहा कि भैया देखो, वज्जी को तुम जीत नहीं पाओगे, तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक वो असेंबली करते रहेंगे, है ना, आपस में मिलकर काम करते रहेंगे, जब तक वो नियमों का पालन करते रहेंगे, है ना, जब तक वो अपने से अपने बड़ों को, की बातों को सुनेंगे, उनको सम्मान देते रहेंगे, जब तक वो महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, तब तक तुम उनको जीत नहीं पाओगे, है ना। चैत्याज लोकल वे आर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड, जब तक जो चैत्य हैं जहाँ पे बुद्ध लोग पूजा करते हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन करते रहेंगे वो लोग। वाइट सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स हु आर रिस्पेक्टेड, जो लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं उनका सम्मान जब तक वे लोग वज्जी के लोग करते रहेंगे भैया, तब तक तुम वज्जी लोगों को जीत नहीं पाओगे। उनको जीतने तभी जीत पाओगे जब वो लोग ये सब काम करना छोड़ देंगे, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि भैया जो वज्जी लोग थे वो आपस में मिलकर सभाएं भी करते थे, है ना, और वो लोगों का बड़ा सम्मान करते थे, वो चैत्यों को मेंटेन करते थे। कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ। ठीक। अब क्या है भैया कि राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कनकर द संघास। बहुत सारे जो पावरफुल किंगडम हुआ करते थे वो इस संघास को, इन संघ को क्या करते थे, जीतने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या हुआ, दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन ये जो संघ के लोग हैं ना, ये काफ़ी लंबे समय तक शासन किए, टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो, मतलब 2300 साल पहले ये लोग इनको जीतने का प्रयास करते गए, लेकिन अंत में 1500 साल पहले इनको जीत पाए। तो मतलब इन्होंने कितनी साल शासन कर लिया, लगभग 800 साल शासन किए वो। 800 साल माने रखता है भैया, ठीक है, बहुत माने रखता है। और कौन हराया इनको बाद में,
भाई है इनको हराया, लास्ट में ये हरा दिए गए गुप्त वंश के शासकों के द्वारा। whom you will read in chapter 9, जिसको आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को बड़ा मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करूँगा, बाकी आप खुद ही समझदार हो, मैं कुछ कहूँगा नहीं। ठीक है, नहीं आप कहोगे अरे सर ये भी वही वैसे ही वाले निकले, भाई मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। ठीक है, हाँ मेरी कुछ कमियां हैं तो वही जिसको ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, और मुझसे आप क्या उम्मीद करते हो और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।